नमस्कार, मैं डॉक्टर शशिकला गुप्ता। आज हम स्टार्ट करेंगे बीएससी पार्ट थर्ड, पेपर थर्ड। उसमें हम देखेंगे डिफरेंशियल एंड इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ रेट इक्वेशन। उसमें हम जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम इनके अलग अलग डिफरेंशियल एंड इंटीग्रेटेड फॉर्म देखेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन, या जिसे हम शून्य कोटि अभिक्रिया कहते हैं। तो सबसे पहले जीरो ऑर्डर रिएक्शन को हम कैसे डिफाइन करेंगे, ये आना चाहिए हमें। द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द जीरो पावर ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। ये कहलाता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन, यानी अभिक्रिया का वेग क्रिया कारक के प्रारंभिक सांद्रता के शून्य पावर के समानुपाती होता है। और इसको हम मैथमेटिकल इस तरह से लिखते हैं कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ ए टू पावर जीरो। सपोज हमने एक इक्वेशन ली कि ए जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रही है, तो उसके लिए हमने रेट इस तरह से लिखी कि रेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर जीरो। और हम इसको इस तरह से लिखेंगे माइनस डी ए अपॉन डी टी इज़ इक्वल टू के जीरो ए। अब के जीरो क्या है यहाँ पर? रेट कांस्टेंट जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। और जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्योंकि ए टू द पावर ज़ीरो वो इक्वल टू 1 होता है, तो ये हमारी ऊपर वाली इक्वेशन हो जाएगी माइनस डी ए अपॉन डी टी इज़ इक्वल टू के जीरो। और हम ये लिख सकते हैं डी एक्स अपॉन डी टी इज़ इक्वल टू के जीरो। ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन की डिफरेंशियल रेट इक्वेशन है। अगर हमें इसका इंटीग्रेटेड फॉर्म प्राप्त करना है तो हम इस इक्वेशन को रीअरेंज करके और फिर हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं, तो हमें जो रिज़ल्ट प्राप्त होगा वो ये है x इज़ इक्वल टू के जीरो टी प्लस सी। सी क्या है यहाँ पर? इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब सपोज t इज़ इक्वल टू ज़ीरो है, तो टाइम t इज़ इक्वल टू ज़ीरो पर x इज़ इक्वल टू ज़ीरो है। तो इस स्थिति में क्योंकि t ज़ीरो है, x इज़ इक्वल टू ज़ीरो है, तो c इज़ इक्वल टू जीरो हो जाएगा। यानी हम इस वाली इक्वेशन में ये वैल्यू पुट करेंगे एट t इज़ इक्वल टू ज़ीरो, x इज़ इक्वल टू ज़ीरो, तो c हमारे पास जीरो आ जाएगा। तो ये जो हमारी ऊपर की इक्वेशन है ये हो जाएगी x इज़ इक्वल टू के जीरो टी। दिस इज़ इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इस तरह से हमने इसका डिफरेंशियल और इंटीग्रेटेड फॉर्म निकाल लिया। अब हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन के करैक्टरिस्टिक्स देखेंगे, इनके क्या गुणधर्म हैं वो हम देखते हैं। देखिए, इसके करैक्टरिस्टिक्स को हमें पॉइंट वाइज लिखना है। जैसा कि हमने अभी इसका इंटीग्रेटेड फॉर्म निकाला और हम ये जानते हैं कि x इज़ इक्वल टू के जीरो टी, और उसके अकॉर्डिंग हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं के जीरो इज़ इक्वल टू एक्स अपॉन टी। तो इस रेट कांस्टेंट के जीरो की यूनिट होगी, x क्या है? कंसंट्रेशन, और t टाइम। तो कंसंट्रेशन को हम मोल पर लीटर लिखते हैं। तो इस तरह से इस के जीरो की यूनिट हो जाएगी मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ये इसका फर्स्ट गुणधर्म है। सेकेंड करैक्टरिस्टिक्स क्या होगी? क्योंकि ये जो रिलेशन है, इस रिलेशन के अकॉर्डिंग x इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t। तो कि जब हम इसका रेट टाइम इंक्रीजेस करते हैं तो इसकी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। ये बताता है कि जैसे हमने इसका टाइम बढ़ाया प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन भी बढ़ती जाती है। और अगर हम x वर्सेस t ग्राफ प्लॉट करते हैं, ये देखिए x वर्सेस t, ये ग्राफ हमने प्लॉट किया तो ये ग्राफ हमारा स्ट्रेट लाइन आता है। तो ये दो हो गई। थर्ड इसकी जो प्रॉपर्टी है और वो है जो है हाफ लाइफ पीरियड। जो करैक्टरिस्टिक्स है हाफ लाइफ पीरियड, जो कि
रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है। हाफ लाइफ इज द टाइम इन विच द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स रिमेन हाफ। ठीक है, यानी अभिकारक की सांद्रता आधी हो जाती है, वो हाफ लाइफ है। इसका मतलब हम क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू a/2 एट t इज इक्वल टू t हाफ। ठीक है, ये वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो x की जगह हमने क्या रखा, a/2 इज इक्वल टू k0, t की जगह हमने t हाफ रखा, तो t हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a, यानी हाफ लाइफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। ये जीरो ऑर्डर कंप्लीट हो गया हमारा। अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे कि अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता के प्रथम घातांक के समानुपाती होता है अभिक्रिया का वेग, यानी रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फर्स्ट पावर ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। इसको हम सपोज हमने एक रिएक्शन ली A, जो कि रिएक्टेंट A है, जो कि प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, और इसके लिए हम रेट क्या लिखेंगे, -dA/dt इज इक्वल टू K1 इंटू कंसनट्रेशन ऑफ A। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। ठीक है, अब हमने वापस ये रिएक्शन लिखी कि A जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है एट टाइम t इज इक्वल टू 0, टाइम 0 है, उस पर सपोज A की कंसंट्रेशन है A और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है 0। ठीक है, सपोज टाइम t पर प्रोडक्ट के x मोल बनते हैं तो रिएक्टेंट के कितने रह जाएंगे, A माइनस एक्स। ठीक है, तो उस टाइम t पर रिएक्टेंट के A माइनस एक्स रह गए, तो हम ये वैल्यू इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, तो ये इक्वेशन 1 हो जाएगी -d A माइनस एक्स अपॉन dt इज इक्वल टू K1 इंटू A माइनस एक्स, और -dA/dt प्लस dx अपॉन dt इज इक्वल टू K1 A माइनस एक्स। ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब देखिए यहाँ पर स्मॉल a क्या है, ये इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है विच इज़ कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट हो गया, इस कारण से इसका जो डिफरेंशियल है इसका, यानी -dA/dt ये किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा, और उस कंडीशन में जो ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है ये रह जाएगी dx/dt इज इक्वल टू K1 इंटू A माइनस एक्स। ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 हो गई। ठीक है, अब ये इसका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का डिफरेंशियल फॉर्म है, जिसको हम रीअरेंज करके इस तरह से लिखते हैं dx अपॉन A माइनस एक्स इज इक्वल टू K1 इंटू dt। ये इक्वेशन नंबर 4 हो गई, जिसको हम जब इंटीग्रेट करते हैं तो हमारे पास ये सॉल्यूशन आएगा -log A माइनस एक्स इज इक्वल टू K1t प्लस C क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब हम इसको इक्वेशन नंबर 5 नाम दे देते हैं, और इस इक्वेशन में हम ये कहते हैं कि इनिशियल स्टेज में t इज इक्वल टू 0, तो नेचुरली प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन भी 0 होगी, यानी x इज इक्वल टू 0 होगा, और उस कंडीशन में हम ये वैल्यू इस इक्वेशन नंबर 5 में जब पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -log A, क्योंकि x क्या हो गया 0, -log A इज इक्वल टू C की वैल्यू आ गई, ये इक्वेशन नंबर 6 हो गया, और इस इक्वेशन नंबर 6 से C की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 5 में पुट करते हैं, तो ये रिलेशन आ गया -log A माइनस एक्स इज इक्वल टू K1t माइनस log A, और K1t इज इक्वल टू log A माइनस log A माइनस एक्स, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे
तो ये रीअरेंज करके हम k1 की वैल्यू लिख लेते हैं। k1 इज इक्वल टू 1/t log a माइनस x, जो कि हम इस तरह से लिख सकते हैं k1 इज इक्वल टू 2.303/t log a माइनस x। ये हमारे पास इसका इंटीग्रेटेड फॉर्म आ गया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। अब हम इस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की करैक्टरिस्टिक्स देखेंगे वन बाय वन। इसके हम सबसे पहले डिफरेंशियल फॉर्म लिख देंगे इसकी करैक्टरिस्टिक्स में जो हमने निकाला, और डिफरेंशियल फॉर्म हमने क्या निकाला, dx अपॉन, ये देखिए यहाँ पर ये निकाला हमने dx अपॉन dt इज इक्वल टू k1 a माइनस एक्स, और इसका इंटीग्रेटेड फॉर्म भी लिख देंगे जो कि हमने सबसे लास्ट में निकाला, k1 इज इक्वल टू 2.303/t log a माइनस एक्स। ठीक है, अब k1 की जो यूनिट है वो अपन ने जैसे कि फर्स्ट यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट हमने कैलकुलेट किए थे, तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो रेट कांस्टेंट की वैल्यू हमने निकाली थी वो है सेकंड इन्वर्स या मिनट इन्वर्स, क्योंकि इसका डायमेंशन क्या है, टाइम, और इसीलिए इसकी जो यूनिट है वो सेकंड इन्वर्स या टाइम इन्वर्स हो जाएगी। यानी अगर हमने कंसंट्रेशन को चेंज किया तो k1 की वैल्यू पर कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। ठीक है, अब फोर्थ पॉइंट हम देखते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो हम इसके लिए वापस आप देखिए इस इक्वेशन नंबर 7 को हमने, ये वाली इक्वेशन है 7, इस 7 को हम रीअरेंज करके ऐसा लिख सकते हैं, log a माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस k1 अपॉन 2.303 मल्टीप्लाइड बाई t प्लस log a। ये इक्वेशन आपने पहले पढ़ा होगा, y इज इक्वल टू mx प्लस c के इक्वल है। तो इसीलिए हम इस इक्वेशन को इस तरह से लिख सकते हैं, और इसका जब अब हम यहाँ पर m क्या है, यहाँ पर m जो है ये स्लोप है यहाँ, है ना, और c इसका इंटरसेप्ट है। ठीक है, क्योंकि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है, तो m तो स्लोप है और c इंटरसेप्ट है ना। अब हम अगर log a माइनस एक्स वर्सेस t ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमें ये इस तरह की स्ट्रेट लाइन प्राप्त होती है जिसमें जो स्लोप है वो इक्वल टू माइनस k1 अपॉन 2.303 के इक्वल होगा। तो ये कैसे होगा, देखिए यहाँ पर इस इक्वेशन में आप देख रहे हैं ये ए बी सी, ये जो ए बी सी है ये स्लोप हमने लिया है। तो स्लोप इज इक्वल टू माइनस ए बी अपॉन बी सी विच इज़ इक्वल टू माइनस k1 अपॉन 2.303। ठीक है, अब अगर हम ग्राफ log a अपॉन a माइनस एक्स वर्सेस t ग्राफ प्लॉट करते हैं तब भी हमें एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होगी, और उससे हम रेट कांस्टेंट k1 की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। फिफ्थ करैक्टरिस्टिक्स है इसकी हाफ लाइफ पीरियड, और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की हाफ लाइफ पीरियड it is the time required for the decomposition of the half of the original substance। यानी जो प्रारंभिक हमने क्रिया कारक लिया उसके आधे का विघटन में जो टाइम लगता है वो उसका हाफ लाइफ पीरियड कहलाता है, अर्धायु कहलाता है। तो अब हमने वापस यहाँ पर t इज इक्वल टू टी हाफ लिखा। ठीक है, और t इज इक्वल टू टी हाफ कब, x इज इक्वल टू a अपॉन 2, और ये वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं, क्योंकि जो अपन ने देखी थी इक्वेशन k1 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t log a अपॉन a माइनस एक्स।
तो हमने इसको शिफ्ट कर दिया, T1 इधर, टी इधर कर दिया और K1 इधर शिफ्ट करके, और हमने x = a/2 और t = t½ पुट करके ये इक्वेशन हमारे पास आई है। t½ = 2.303/K1 log a/a-a/2, जिसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास रिलेशन निकल के आएगा = 2.303/K1 log 2, और log 2 की वैल्यू आपको पता ही है, और 0.3010 होती है, जिसको हम इस 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास सॉल्यूशन आएगा 0.693। तो इस तरह से t½ = 0.693 डिवाइडेड बाय K1। तो इस तरह से हम यहाँ पर ये देखते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की जो हाफ लाइफ पीरियड है वो रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती है, यानी क्रियाकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर अर्धायु निर्भर नहीं करती है। और इसके लिए हम एक एग्जांपल देखिए यहाँ पर, SO2Cl2 गैसियस फॉर्म में विच इज़ डिकम्पोज इनटू SO2 + Cl2, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल है। और भी एग्जाम्पल आपकी बुक में होंगे, आप उन एग्जाम्पल को देखिए और इस इक्वेशन को आप लिख के देखेंगे और समझेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी।